जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी अच्छे होंगे मेरे हिसाब से। और आज हम लेकर आए हैं ट्रिकी एकेडमी के द्वारा एक नए विषय के साथ में, बाल विकास के साथ में हम लेकर आए हैं आपकी तैयारी की और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं बाल विकास के बारे में, जो कि वर्ग 3 के लिए, संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ये ज़रूरी नहीं है कि वर्ग 3 के लिए ही महत्वपूर्ण है, पर अभी आने वाली जो वैकेंसी है वो वर्ग 3 की ही है, इसीलिए हम ज़्यादा वर्ग 3 के हिसाब से ही फोकस करेंगे। वैसे बाल विकास जो है वर्ग 1 और 2 में भी पूछा जाता है। साथ ही साथ आने वाली जो परीक्षा है महिला पर्यवेक्षक, उसमें भी बाल विकास के कुछ टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं संविदा वर्ग 3 और महिला पर्यवेक्षक की, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इनसे अपनी तैयारी को और भी अच्छे से मजबूत कर लें। तो शुरुआत करते हैं हम बाल विकास के बारे में। तो देखिए, बाल विकास पढ़ने से पहले हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान क्या होता है, उसी के अंतर्गत बाल विकास भी आता है। तो मनोविज्ञान में सबसे पहले बात आती है कि आखिर में मनोविज्ञान होता क्या है ना। मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी, ठीक है, क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी। असल में मनोविज्ञान क्या होता है, मन का विज्ञान होता है। देखिए, मनोविज्ञान है ना, आपका जो टॉपिक है वो है मनोविज्ञान। बाल विकास पढ़ने से पहले हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे। आज जो है हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें मैं मनोविज्ञान के बारे में, बाल विकास के बारे में आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। उसके बाद में हम पूरा यूनिट वाइज चलेंगे। ठीक है, 5 यूनिट से इसमें हम पूरे अच्छे से कवर करेंगे सारी यूनिट्स को। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में। देखो, मनोविज्ञान जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है मन, मनो, और दूसरा होता है विज्ञान। ठीक है, मनो और विज्ञान। मनो मतलब होता है मन, और विज्ञान तो वही है, साइंस या विज्ञान ही है। तो जिसके अंतर्गत, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मानव मन और उसके व्यवहार, मानव मन और उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है मनोविज्ञान। ठीक है, मनो, अगर हम इसका विच्छेद करते हैं ना, तो विच्छेद क्या होता है इसका पता है आपको? इसका विच्छेद होता है मनः। मनः, और यहां से विसर्ग हटता है तो ओ स्वर, ओ की मात्रा लग जाती है। तो ठीक है, मनः विज्ञान यानी कि मन का विज्ञान। मनः यानी कि मन, और विज्ञान मतलब साइंस। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम मन या व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। उसी तरीके से मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की जो स्पेलिंग है वो पी से स्टार्ट होती है, PSY, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी जो वर्ड है ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है साइको प्लस दूसरा लोगस। ठीक है, साइको और लोगस, साइको और लोगस। साइको भी बोल सकते हैं, साइको नहीं आएगा, साइकी आएगा। इसका क्या आएगा, साइकी। साइकी प्लस लोगस। साइकी मीन्स होता है आत्मा, और लोगस मीन्स होता है अध्ययन। अगर इंग्लिश के वर्ड के हिसाब से हम इसको समझें तो साइकी मीन्स होता है आत्मा। ये जो साइकोलॉजी वर्ड है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये एक ग्रीक या यूनानी लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक या यूनानी लैंग्वेज का वर्ड है साइकोलॉजी, जो है ग्रीक या यूनानी लैंग्वेज का वर्ड है साइकोलॉजी, जो 2 वर्डों से मिलकर बना है। एक होता है साइकी प्लस दूसरा है लोगस। साइकी मीन्स होता है आत्मा, लोगस मीन्स होता है अध्ययन। तो जिसमें हम आत्मा का अध्ययन करते हैं या जिसमें हमें आत्मा का ज्ञान होता है, वही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, आत्मा का ज्ञान या अध्ययन ही क्या कहलाता है, अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही मन या व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो है हिंदी में कहा जाता है, और साइकोलॉजी जो है इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, और साइकोलॉजी जो है ग्रीक या यूनानी भाषा से लिया गया है।
ठीक है, तो ये इतना पूछा जा सकता है आपके वन लाइनर क्वेश्चंस में कि विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें हम मन या व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या है, वो है मनोविज्ञान। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी जो है किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये है ग्रीक या यूनानी लैंग्वेज का वर्ड। या इसमें साइकी मीन्स क्या होता है, साइकी मीन्स होता है आत्मा, और लॉगस मीन्स क्या होता है, अध्ययन। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए कि बाल विकास में को पढ़ने से पहले आपको मनोविज्ञान के बारे में पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान क्या होता है। उसके अंतर्गत हम बाल विकास भी पढ़ेंगे, क्योंकि बाल विकास में भी बाल मनोविज्ञान आता है, जिसमें हम बालक के मन का व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाल विकास में हम बालक का ही अध्ययन करेंगे ना, उसकी अलग अलग अवस्थाओं के बारे में। भैया छोटा बच्चा है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का खिलौना हम उसको खिलाते हैं, है ना, बहुत छोटा सा बच्चा होता है तो उसको हम खिलाते हैं, खिलौने की तरह खिलाते हैं, तो वो शेषवा अवस्था हो गई या खिलौने वाली अवस्था हो गई। और फिर उसके उस समय में उसका जो भी बिहेवियर होता है, मतलब जो भी वो व्यवहार करता है, वो सारी क्यूटनेस सी स्माइल होती है उसकी, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन को भाता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बाल मनोविज्ञान में क्या होता है, बालक के मन का अध्ययन किया जाता है, उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। और बाल मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले हमें मनोविज्ञान के बारे में पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको ये मनोविज्ञान की छोटी सी जानकारी दी है। अब मनोविज्ञान जो है अलग अलग वैज्ञानिकों के हिसाब से इसकी अलग अलग परिभाषाएं, जैसे क्रो एंड क्रो के अनुसार है ना, वाटसन के अनुसार है, मैकडूगल के अनुसार है, मॉर्गन के अनुसार है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से मनोविज्ञान की भी बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, जो आपसे कथन के रूप में पूछी जाती है। आपको कोई भी एक स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, और पूछेंगे कि ये किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो मैं आपको वो सारी परिभाषाएं यहाँ पर नोट करवाऊंगी, ठीक है। अगर आपने इसको नोट कर लिया, या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं, जो कि है सबसे पहली क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, सबसे पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के द्वारा। क्रो एंड क्रो के अनुसार, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है हमने, और आपको पूरी बेसिक सी जानकारी मिलेगी, और यही बेसिक ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि मानव या मनुष्य के मन का व्यवहार या उसके संबंधों का जो अध्ययन होता है, वही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। मानव मन का व्यवहार या मानव संबंधों का अध्ययन ही, मानव संबंधों का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि जो भी कोई मनुष्य होता है, उसके मन का जो व्यवहार होता है, या जो अपने वो रिलेशन में जो भी जिस तरीके से व्यवहार करता है, वही क्या कहलाता है, उसका मनोविज्ञान कहलाता है। कैसे, मान लो मैं एक लड़की हूँ, और मैं अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करूंगी, अच्छा बुरा जैसा भी व्यवहार करूंगी, वही क्या कहलाएगा, वही मनोविज्ञान कहलाएगा, ठीक है। कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर के हिसाब से सारे स्टूडेंट्स मेरे लिए बराबर हैं, और सभी के साथ एक तरह से मैं बिहेव करती हूँ, और अच्छा बिहेव करती हूँ, किसी को रूडली किसी को ट्रीट नहीं करती हूँ। हाँ, वो हालांकि बात अलग है कि अगर वो होमवर्क करके नहीं लेके आते तो मैं उनको थोड़ा डांट देती हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ मैं जिस तरीके का व्यवहार करती हूँ, वो जिस व्यवहार से मुझे जानते हैं, वही क्या है, वही मेरा मनोविज्ञान है, ठीक है। तो आप अगर अच्छा बिहेवियर करेंगे तो आप को काफ़ी लोग पहचानेंगे, और बुरा करेंगे तो भी याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छा करेंगे तभी याद किया जाता है, बुरा करते हैं तब भी याद किया जाता है, पर जो बुरे लोग रहते हैं वो ज़्यादा याद रहते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो जहाँ पर मानव मन का व्यवहार या मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ऐसा किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, ठीक है। इसके बाद में अगले जो साइंटिस्ट आए वो आए मॉर्गन। अब इन्होंने तो मनुष्य के व्यवहार की बात की, मॉर्गन आए तो मॉर्गन ने मनुष्य के साथ साथ पशुओं के व्यवहार की भी बात कर दी, ठीक है।
अगले साइंटिस्ट है हमारे मॉर्गन। मॉर्गन मॉर्गन के अनुसार मॉर्गन ने क्या कहा कि मानव मन का व्यवहार और पशु का व्यवहार ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, मनुष्य के साथ साथ पशु के का भी जो व्यवहार होता है वही क्या कहलाता है, मानव मन का व्यवहार व पशु का व्यवहार ही मनोविज्ञान है। ऐसा किसने बता दिया, ऐसा बता दिया मॉर्गन ने। ठीक है, कि मनुष्य के साथ साथ उन्होंने पशुओं के व्यवहार के बारे में भी बता दिया। यहाँ पर क्रो एंड क्रो ने मनुष्य के मन के व्यवहार के बारे में बताया था, उसके संबंधों के बारे में बताया था कि जिस भी व्यक्ति का जो भी व्यवहार होता है सबके प्रति और अपने संबंधों के प्रति जो भी व्यवहार होता है वही उसका मनोविज्ञान होता है। लेकिन मॉर्गन ने क्या कहा, मनुष्य के मन का व्यवहार जो रहेगा वो तो ठीक ही ठीक है, उसके साथ साथ पशुओं का जो व्यवहार रहता है, जो पालतू पशु वगैरह रहते हैं, वो अपने जो भी लोग घर में पालतू पशु रखते हैं तो वो वहाँ पर किस तरीके से बिहेव करते हैं वो भी क्या कहलाता है, वो भी मनोविज्ञान कहलाता है। ऐसा किसने बताया है, ऐसा मॉर्गन ने बताया। अगले हैं वॉटसन। ठीक है, अगले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं वॉटसन। वॉटसन के अनुसार वॉटसन ने क्या बोला कि मानव मन का व्यवहार जो होता है वो धनात्मक होता है। मतलब जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है वही उसका क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। मानव मन का व्यवहार धनात्मक हो तो धनात्मक मानव या मनोविज्ञान, मानव मन का व्यवहार धनात्मक हो तो वही उसका, परिभाषा चेंज कर देते, थोड़ी अलग लग रही है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ऐसा किसने बताया है, ऐसा बताया है वॉटसन ने। ठीक है, क्या बताया है वॉटसन ने कि जो मनोविज्ञान होता है वो मनुष्य के व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मतलब जो व्यक्ति जितनी भी पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लेकर आता है, पॉजिटिविटी के साथ में जो व्यवहार करता है लोगों के साथ में, वही उसका क्या है, मनोविज्ञान है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा वॉटसन ने कहा है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि मनुष्य के मन का व्यवहार और उसके संबंधों का व्यवहार ही क्या, अध्ययन ही क्या होता है, मनोविज्ञान होता है। मॉर्गन ने कहा कि मानव मन का व्यवहार और साथ में पशु का व्यवहार दोनों ही क्या कहलाते हैं, मनोविज्ञान कहलाते हैं। और वॉटसन ने कह दिया कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, ऐसा किसने कहा है, वॉटसन ने कहा है। अगले साइंटिस्ट है मैकडूगल। देखिए मैं यहाँ पर आपको सारे साइंटिस्ट नहीं बताऊंगी, जो एग्जाम में आ सकते हैं मैं केवल वही बताऊंगी। तो अगले कौन है, मैकडूगल है, वो मैकडूगल भी पूछे जाते हैं। और इसके बाद है वुडवर्थ। तो इन दो की और हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर ये मनोविज्ञान के बारे में जितने भी साइंटिस्ट आए इनकी परिभाषाएं खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास पढ़ेंगे। मनोविज्ञान जो होता है अगर 4 चरणों में पूर्ण हो जाता है वैसे तो मनोविज्ञान का विकास, तो ये 4 चरण हमने अच्छे से समझ लिए तो आप मनोविज्ञान को भी यानी कि साइकोलॉजी को भी अच्छे से समझ ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एमए वगैरह करते हैं साइकोलॉजी से, तो वो क्या करते हैं कि मनुष्य को देखकर ही, किसी दूसरे पर्सन को देखकर ही बता देते हैं, उसके हाव भाव को देखकर ही बता देते हैं कि इसकी सोच किस तरह की है, इसका व्यवहार किस तरीके का है। मतलब उसको पढ़ के, चीज़ों को पढ़ के उनको अनुभव हो जाता है कि यार अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से बिहेव करता है मतलब उसके मन में कोई बात चल रही है। कोई हो सकता है कोई बैठे बैठे पैर हिला रहा है, कोई चुपचाप मतलब ऐसे अकेले में बड़बड़ा रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखकर वो नोटिस करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है परेशान है तभी वो अकेले में बड़बड़ा रहा है। तो ये सारी अध्ययन जो है वो किस में पढ़ते हैं, हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं।
ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्टों के हिसाब से पढ़ा जाता है। अगले साइंटिस्ट है हमारे वाटसन के बाद मैकडूगल। चौथे जो साइंटिस्ट है मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार, अब मैकडूगल जी ने क्या बताया कि जो मनोविज्ञान होता है वो आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, मैकडूगल ने क्या कहा कि मानव आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, मानव आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि मनोविज्ञान जो है मानव आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कैसे? आचरण क्या होता है? देखिए, आचरण क्या होता है, मान लो कोई जेंट्स है और वो सबसे बहुत रिस्पेक्ट से पेश आते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, रिस्पेक्ट जो है वो उनका आचरण हो गया। ठीक है, सभी से रिस्पेक्ट से पेश आते, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़के हो, चाहे उनके कलीग हो या अपने घर के कोई भी सदस्य हो, तो वो उनके साथ में बहुत ही रिस्पेक्ट से पेश आते हैं। हर चीज़ का बहुत ही शांतिपूर्वक उसका जवाब देते हैं, वो हर किसी से सहानुभूति रखते हैं। तो ये उनका एक आचरण हो गया, ये उनकी एक प्रवृत्ति हो गई कि अगर उस व्यक्ति की बात की जाती, अरे वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, सज्जन थे नहीं मतलब हैं कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल देते हैं, वो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो वो उनका क्या है, वो उनका आचरण है। और व्यवहार क्या होगा कि अगर वो कोई जैसे ऑफिस वगैरह में वर्क करते हैं तो ऑफिस में जितने भी लोगों के साथ में वो उनकी बातचीत होगी, जो भी उनके फ्रेंड्स वगैरह होगी, उनके साथ उनकी जो बातचीत होगी वो उनका क्या होगा, व्यवहार होगा। ठीक है, वो उनका क्या होगा, व्यवहार होगा। तो मानव आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ऐसा किसने कहा है, मैकडूगल ने कहा। ठीक है, किसने कहा है, मैकडूगल ने कहा है। अब अगले जो साइंटिस्ट है वो है वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वुडवर्थ नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वुडवर्थ है, और इन्हीं की परिभाषा सबसे ज्यादा फेमस है। वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान क्या है, वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। मतलब कि कुछ लोग, जैसे कि आज के समय की बात करें हम, आज के समय की, ठीक है, कुछ लोग वातावरण को देखकर अपना व्यवहार बदलते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल फीमेल्स है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फीमेल्स। ओल्ड फीमेल्स जो होती है, ओल्ड फीमेल्स, ठीक है, वो देखती है कि उनके घर में जो भी एटमॉस्फेयर है, मान लो कि नॉर्मल सा, मतलब ज़्यादा कोई लोग नहीं है, बस घर में जितने सदस्य उनके सामने वो कुछ और रहते हैं, और बाहर अगर कोई दूसरा पर्सन उनके घर में मेहमान के तौर पर आ जाता है तो उनके सामने वो कुछ और रहते हैं। तो इस तरीके के व्यवहार को भी क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। ऐसा किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। या हम और तरीके से समझे तो लैंग्वेज के हिसाब से समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग कहाँ रहते हैं, मालवा में रहते हैं ना, मालवा क्षेत्र में रहते हैं, मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में रहते हैं। तो घर में हम किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मालवी भाषा प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर गए
कोई अलग एटमॉस्फेयर हमें दिखा तो हम उसके हिसाब से ढलने की कोशिश करते हैं, उस तरीके की लैंग्वेज बोल लेते हैं। तो ये क्या है, ये वातावरण के हिसाब से अपने आप को या वातावरण के संपर्क में होने वाले जो भी मानव का व्यवहार होता है उसी को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है आज के समय का, जो कि हर कोई व्यवहार मतलब वातावरण के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है, उसी को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। ऐसा किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछी जाती है। आपको पूरा स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि किस साइंटिस्ट ने ये परिभाषा दी है या ये कथन दिया है, तो आपको पता होना चाहिए। मानव व्यवहार और संबंध का अध्ययन, क्रो एंड क्रो। ठीक है, मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन किसने दिया है, वो दिया है मॉर्गन ने। ठीक है, पशु और मानव का व्यवहार, मॉर्गन। उसके बाद मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने कहा है, वॉटसन ने कहा है। उसके बाद मानव आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, वो किसने कहा है, आचरण और व्यवहार का, मैकडूगल। और वॉटसन ने क्या कहा है, वातावरण के संपर्क में होने वाले परिवर्तन को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस परिभाषाएं हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। वन लाइनर क्वेश्चन में ही आपसे इस तरीके से कथन, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा कथन दे देंगे और पूछेंगे किस साइंटिस्ट ने आपसे ये कथन दिया है। तो ये सारी डेफिनेशन हो गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका। हो गया होगा आई थिंक नोट आप लोगों का। चलो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं इसका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास। आज मैं आपको मनोविज्ञान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगी, फिर हम बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या डिफरेंस है ना। तो आपका टॉपिक है मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास। मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास। क्रमबद्ध मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक के बाद एक होने वाला विकास क्या कहलाता है, क्रमबद्ध विकास। एक के बाद एक होने वाला विकास ही क्या कहलाता है, एक के बाद एक होने वाला विकास ही क्या कहलाता है, क्रमबद्ध विकास कहलाता है। अब यहाँ मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास की बात हो रही है, तो यहाँ पर मन का जो क्रमबद्ध विकास होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं इसके, 4 चरण होते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें किया जाता है आत्मा का अध्ययन, या हम बोल सकते हैं आत्मा का विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले आता है आत्मा का विज्ञान। दूसरे नंबर पे आता है मन का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है चेतना का विज्ञान। चेतना, यहाँ कोई लड़की नहीं है वरना आप बोलो किसी लड़की का विज्ञान आ गया है, चेतना नाम की लड़की आ गई है। चेतना का विज्ञान। और चौथे नंबर पे आता है व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो ये मनोविज्ञान के क्रमबद्ध विकास के अंतर्गत आने वाले 4 चरण हैं। सबसे पहला है आत्मा का विज्ञान, दूसरा है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा है चेतना का विज्ञान, और चौथा है क्या, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान भी बोल सकते हैं या अनुभूति का विज्ञान भी कहा जाता है इसी को, अनुभूति का विज्ञान। तो मनुष्य के या मनोविज्ञान के क्रमबद्ध विकास में हम ये 4 प्रकार के विज्ञान पढ़ते हैं। सबसे पहला है आत्मा, दूसरा है मन। कैसे, सबसे पहले शरीर में क्या आती है, आत्मा ही आती है। बिना आत्मा के शरीर निर्जीव है। ठीक है, तो सबसे पहला निर्जीव पड़ा हुआ शरीर था, उस पर आत्मा आ गई। अब आत्मा आई है तो मन बड़ा चंचल आ गया, है ना। मन ऐसी चीज है जो कभी भी स्थिर नहीं रहता है। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ये जो है ये हम बोल सकते हैं वेदों के हिसाब से या पुराणों के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं कि
ऐसी कौन सी चीज है जो शरीर में कभी भी स्थिर नहीं रहती है? वो है मन। क्या है? मन। मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है, ये एक जगह कभी नहीं टिकता है। अब भले ही कितनी कोशिश कर लो कि यार मन हमारा यहीं ठहर जाए, हमारा मन पढ़ाई में लग जाए, सबसे अच्छी बात है अभी एग्ज़ाम का दौर है तो हमारा मन पढ़ाई में लग जाए, नहीं लगेगा। या अगर मोबाइल पास में रखा है और आप पढ़ रहे हो, 5 मिनट आपने पढ़ा, इधर मोबाइल देखने लग गए, फिर क्या टाइम हो गया, टाइम देखने में व्हाट्सअप खुल गया आपका, इंस्टा खुल गया, फेसबुक खुल गया, ठीक है। फिर आप सोचे छोड़ो छोड़ो इसको, अब 5-10 मिनट चला ले, अब नहीं चलाएंगे, थोड़ा दूर रख दो अब मोबाइल को। फिर पढ़ने लगे, कुछ चीज़ें पढ़ी, समझ में नहीं आई, बंद कर दी, समझ में ही नहीं आ रहा साला सब्जेक्ट, क्या करें। फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमे और फिर कोशिश करी, चलो अब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, मन ही नहीं लगा। तो मन को लगाना पड़ता है, और मन जो है उसको स्थिर रखने के लिए करने पड़ते हैं अभ्यास। अभ्यास साथ में योग, मेडिटेशन वगैरह करना पड़ता है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। बोलते हैं ना किसी किसी का कंसंट्रेशन पावर अच्छा होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो लोग मेडिटेशन करते हैं, उसी के थ्रू उनका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रोंग हो जाता है। या फिर वो बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं, प्रैक्टिस से भी कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्स मैन इज परफेक्ट कहा जाता है ना, वो इसीलिए कहा जाता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने उस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे। आज मान लो आपने थ्योरी का एक पेज पढ़ लिया, ठीक है, आपको थ्योरी अच्छी नहीं लगती है, पर आपने थ्योरी यानी कि जो भी इस तरीके की बुक होती है बाल विकास वगैरह टाइप की, तो अगर आपने उसका आज एक पेज पढ़ लिया ध्यान से, कल आप फिर से उसी मतलब आज आपने आधा पेज पढ़ा, फिर आपको बोरिंग सा लगने लगा, आपका मन नहीं लगा, तो आपने अगले दिन फिर आधा पढ़ लिया, फिर अगले दिन आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी पढ़ने की, कि आज आपने आधा पढ़ा, 2-3 दिन तक आपने आधा ही पढ़ा, फिर अगले 2-3 दिन आप पूरा एक पेज पढ़ने लग जाओगे उसी टाइम में। तो अभ्यास से ही चीज़ें सीखी जाती है, और कंसंट्रेशन पावर भी उसी से बढ़ता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। तो पहले आ गई हमारी आत्मा शरीर में, है ना। उसके बाद में शरीर में आत्मा आने के बाद में बना मन। मन बड़ा चंचल है, कभी भी स्थिर नहीं रहता है। मन को शांत करना बहुत ही मुश्किल की बात है। उसके बाद में आता है चेतना। चेतना हमारे मस्तिष्क में जागृत होती है, ठीक है। मन बोलता है कि यार मैं ये नहीं करूं, पर चेतना बोलती है कि नहीं करना है, ठीक है। हमारे ब्रेन में 2 तरह की चीज़ें चलती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। उन दोनों को शांत करने का जो काम होता है वो इसका होता है। ये अगर शांत कर ले, उसको सही तरीके से चला ले, तो आप सफल होगे। नहीं चला पाए तो फिर लुटिया डूबनी है आपकी। फिर चौथा आता है आपका व्यवहार। अगर आपने इन 3 चीज़ों को काबू कर लिया तो उसके हिसाब से चलता है आपका व्यवहार, ठीक है। कैसे चलता है? मान लो कोई व्यक्ति है जिसको गुस्सा बहुत आता है, मैं अपना ही बताती हूँ, मुझे भी गुस्सा बहुत आता है। लेकिन गुस्सा कब आता है मुझे? जब मैं बहुत थक जाती हूँ और फिर भी मुझे कोई काम का बताता है, या मैंने सारा काम कर लिया है उसके बावजूद भी कोई मेरे काम में कमी निकाल देता है, सही किया है उसके बावजूद भी कमी निकाल दे, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है कि यार ऐसा ही था तो खुद ही कर लेना था ना आप लोगों को, ठीक है। तो इस कंडीशन में मुझे फिर गुस्सा आ जाता है और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये व्यवहार जो है ये इसी पर डिपेंड करता है कि अगर आपने इन 3 चीज़ों को मेंटेन कर लिया है तो आप इसको भी मेंटेन कर सकते हो। कभी कभी मेरा ये दिमाग जो है ये मेंटेन नहीं रहता है, मन मेरा जो रहता है वो स्थिर नहीं रहता है, वो इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि मेरे को चाहिए कि कुछ अच्छा करूँ, मैं ये भी सीखूँ, मैं वो भी सीखूँ, नई नई चीज़ें सीखने का मेरा बहुत मन करता है, बहुत ज़्यादा मन करता है। तो इसीलिए मेरा मन पूरी तरीके से मेरे काबू में नहीं रहता है, इसीलिए मैं इस पर काबू नहीं बना पाती हूँ। और अगर मैंने इन 3 चीज़ों पर काबू पा लिया तो मैं इस पर आसानी से काबू पा सकती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस पर भी काबू पाऊँ, पर नहीं हो पाता है, ठीक है। तीनों चीज़ों पर काबू पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, ये नहीं हो पा सकता, और आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए फिर इसमें बदलाव आ जाता है। और जिस व्यक्ति को क्रोध ज़्यादा आता है उसका व्यवहार जो रहता है थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होता है। पर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, वो कभी कभी आता है, डेली नहीं आता है। पर कुछ लोगों की मानसिकता ही होती है कि हमेशा हर बात पर गुस्सा करना। कोई कुछ सीधे मुंह पूछने जाता है तो भी वो उसका उल्टा जवाब देते हैं, तो वो उसका व्यवहार बन जाता है, फिर वो उसका व्यवहार ही बन जाता है, वो हर किसी के साथ ऐसे ही बिहेव करेगा, ठीक है। उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं रहेगी, तो वो उसका व्यवहार उसी तरीके से बन जाता है नकारात्मक।
तो ये 4 चरण हैं किसके? मनोविज्ञान के क्रमबद्ध विकास के। पहला चरण है आत्मा का, दूसरा है मन मस्तिष्क का, तीसरा है चेतना का, और चौथा है व्यवहार या विज्ञान का। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसान रहेगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में? आत्मा के विज्ञान के बारे में। सबसे पहला है आत्मा का विज्ञान। देखो, बोर मत होना मेरी बातों से, पर ये रियलिटी है, ठीक है? आप लोग अगर पढ़ रहे हैं मुझसे तो ये रियलिटी है, हर व्यक्ति के लाइफ में ये सब होता ही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। आत्मा का विज्ञान जो है, आत्मा को जो विज्ञान है ये मनोविज्ञान ही कहा जा सकता है इसको, क्योंकि अभी हमने लिखा था साइकोलॉजी मीन्स क्या होता है? आत्मा का ज्ञान या आत्मा का विज्ञान, जिसमें हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, वही क्या है? मनोविज्ञान है। तो ये जो आत्मा का विज्ञान है ये अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया था, या दार्शनिक यूनानी दार्शनिकों ने दिया था, ठीक है? आत्मा का विज्ञान किसने दिया था? यूनानी दार्शनिकों ने दिया था। कौन कौन से थे वो? प्लेटो थे, अरस्तु थे और डेकार्टे थे। कब दिया था इन्होंने? तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि आत्मा का जो विज्ञान दिया था ये 16वीं शताब्दी में दिया गया। कब दिया गया? यह 16वीं शताब्दी में दिया गया। 16वीं शताब्दी में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? तो यह प्लेटो, अरस्तु व डेकार्टे नामक यूनानी दार्शनिकों ने दिया था, ठीक है? दिया था, और इन्होंने इसमें आत्मा का पूर्ण रूप से अध्ययन किया था कि आत्मा किस तरीके से कार्य करती है, कब आती है शरीर में, कब निकल जाती है, किस तरह से निकलती है। ये सारा सिद्धांत किसने दिया था? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने दिया था। लेकिन इसमें इन्होंने उसके स्वरूप, उसके रंग, रूप, आकार, उसकी स्थिति के अध्ययन की भी अलग अलग विधियां दी थी, पर वो विधि पूर्ण रूप से इन्होंने नहीं दी थी, इसीलिए ये असफल रहे, ठीक है? सृष्टि है, सृष्टि में आत्मा ऐसा कहा जाता है कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, कोई रंग रूप नहीं होता है, कोई स्थिति नहीं होती है ना? तो इसी तरीके से इन्होंने रिसर्च करने की पूरी कोशिश की थी कि हम पता लगाएं कि आत्मा कैसी दिखाई देती है, उसका किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, उसका कलर कैसा होता है। इन्होंने पूरी कोशिश की थी, पर ये उसे ज्ञात करने में क्या रहे? असफल रहे। इसीलिए ये वाला जो विज्ञान था ये ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, ठीक है? इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि हम आत्मा के रंग, रूप, आकार, आकृति, उसकी स्थिति के बारे में अध्ययन करें, लेकिन ये असफल रहे। इसीलिए ये वाला जो विज्ञान था, मनोविज्ञान का जो ये क्रमबद्ध विकास का पहला चरण था, ये फ्लॉप हो गया, ठीक है? ये फ्लॉप हो गया। दूसरे जो साइंटिस्ट आए, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान के क्रमबद्ध विकास में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहला चरण क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान कब दिया गया? 16वीं शताब्दी में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो वो प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे के द्वारा दिया गया, ठीक है? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये यूनान के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया था? तो आत्मा के स्वरूप के बारे में, उसके रंग रूप के बारे में, और लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, इन्होंने आत्मा के स्वरूप, रंग रूप, उसकी स्थिति, आदि के बारे में पता लगाने की, आदि के बारे में अध्ययन किया, परंतु ये असफल रहे। आदि के बारे में अध्ययन किया परंतु यह असफल रहे, ठीक है? ये हो गया आत्मा का विज्ञान।
अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं मन का विज्ञान। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम पढ़ने वाले हैं मन का विज्ञान। चलिए नेक्स्ट है आपका मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ये कब दिया गया था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान ये दिया गया था 17वीं शताब्दी में। ठीक है, कब दिया गया था? ये 17वीं शताब्दी में दिया था। यह 17वीं शताब्दी में दिया गया है। 17वीं शताब्दी में ये दिया गया है। ठीक है, इसके जो मुख्य दार्शनिक थे वो कौन थे? वो थे इटली के पोम्पोनोजी तथा थॉमस रीड। जब आत्मा का विज्ञान दिया गया था और वो असफल हो गया था, उसी के बाद कुछ साइंटिस्टों ने किसका विज्ञान दिया? मन का विज्ञान दिया। वो कब दिया? 17वीं शताब्दी में दिया था। और इसके जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे वो कौन थे? यह यूनान, ठीक है, कहाँ के थे ये? यूनान के थे। सॉरी, यूनान नहीं, ये इटली के थे। यूनान के तो प्लेटो वगैरह थे। यह इटली के प्रमुख दार्शनिक पोम्पोनोजी व थॉमस रीड के द्वारा दिया गया। थॉमस रीड के द्वारा दिया गया। ठीक है, 17वीं शताब्दी में दिया गया है ये। और किसके द्वारा दिया गया? तो इटली के प्रमुख दार्शनिक थे पोम्पोनोजी और थॉमस रीड। इन्हीं के द्वारा एक विशेष रूप से उल्लेखनीय विज्ञान दिया गया, जिसे क्या कहा गया? मन का विज्ञान कहा गया। इसके अलावा लॉक और बर्कली ने भी मन का विज्ञान मतलब इन्हीं चीज़ों को मन का विज्ञान माना है। किसने माना है? लॉक एंड बर्कली ने। ठीक है, इसके अलावा लॉक व बर्कली ने भी मन के विज्ञान को मनोविज्ञान माना है। पहले तो किसने बताया था? पहले केवल इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी और थॉमस रीड ने ही बताया था कि मन का जो विज्ञान होता है वही क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। लेकिन उनके अलावा लॉक और बर्कली ने भी उनका सपोर्ट किया और उन बताया कि हाँ, ये जो कह रहे हैं पोम्पोनोजी और थॉमस रीड, ये सच कह रहे हैं कि मन का विज्ञान ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन ये मन के बारे में भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था, सही सारी जानकारी नहीं मिल पाई थी। इसीलिए जो मन का विज्ञान था ये भी फ्लॉप हो गया था। आत्मा का विज्ञान भी फ्लॉप हो गया और मन का विज्ञान भी फ्लॉप हो गया। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं चेतना का विज्ञान। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? चेतना का विज्ञान। थर्ड है चेतना का विज्ञान। अब चेतना का विज्ञान क्या होता है? तो देखो, अभी कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि आत्मा का विज्ञान ही क्या होता है? मनोविज्ञान होता है, पर वो असफल हुआ। फिर कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि मन का विज्ञान होता है वही मनोविज्ञान होता है, वो भी असफल हो गए। फिर कुछ साइंटिस्ट और आए, जिसमें से फ्रायड जो थे वो काफ़ी फेमस थे और उन्होंने ही बताया कि जो चेतना का विज्ञान होता है वही मनोविज्ञान होता है। ऐसा किसने बताया है? फ्रायड ने बताया।
और देखते हैं कि क्या ये सफल हुआ था, क्योंकि चेतना जो होती है, चेतना भी किसी को दिखाई नहीं देती है, चेतना कोई लड़की नहीं है जो आपको दिखाई देगी, चेतना जो है वो मन की ही क्रिया है, ठीक है। तो वो भी नहीं, उसका भी कोई स्वरूप नहीं दिखाया गया, तो ये भी अमान्य हो गया था, ठीक है। उसका भी कोई स्वरूप नहीं मिल पाया था, इसलिए वो भी अमान्य हो गया था। सबसे पहले बात आती है कि चेतना का विज्ञान कब दिया गया था, तो यह 19वीं शताब्दी में दिया गया था। यह 19वीं शताब्दी में दिया गया था। 19वीं शताब्दी में दिया गया था। चेतना का विज्ञान क्या होता है असल में, बहुत सारे साइंटिस्टों ने कहा कि जो मन का विज्ञान होता है उसी को कंपेयर किया था चेतना के विज्ञान से, ठीक है। तो इसके जो फेमस साइंटिस्ट थे वो कौन थे, वो फ्रायड थे, ठीक है। इसके प्रमुख वैज्ञानिक या दार्शनिक लिख लो, इसके प्रमुख दार्शनिक फ्रायड थे, ठीक है। इनके अलावा भी और थे, वाइव्स, जेम्स वुडवर्ट थे, जेम्स विलियम थे, ठीक है। ये अलग अलग साइंटिस्ट थे जो फ्रायड के अलावा भी काम कर रहे थे चेतना के विज्ञान पर। जेम्स सली आदि, ठीक है। ये अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने भी क्या किया था, चेतना के विज्ञान पर अध्ययन किया था। अब जिस तरीके से आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, मन का कोई रंग रूप या स्वरूप नहीं होता है, उसी तरीके से साइंटिस्ट ये भी प्रूफ नहीं कर पाए थे कि चेतना का भी कोई आकार होता है, कोई आकृति होती है, कोई रंग होता है, कोई रूप होता है। तो वो भी स्पष्ट रूप से बता नहीं पाए थे, विवरण नहीं दे पाए थे, इसीलिए ये परिभाषा भी कैसी हो गई थी, अमान्य हो गई थी। और 1905 में आए प्रसिद्ध ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था विलियम मैकडूगल, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी। इन्होंने इस पुस्तक में आउटलाइन साइकोलॉजी में 16 पेज पर चेतना के बारे में बहुत ही बुरा बुरा लिखा। चेतना मतलब कोई लड़की नहीं है, चेतना मतलब मन की कुछ क्रियाएं होती है, उस क्रियाओं के बारे में इन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी लिख डाली और बोल दिया कि चेतना का जो विज्ञान है बिल्कुल तरीके से अमान्य है। किसने बताया था, मैकडूगल ने बताया था, ठीक है। तो ये भी मान्य नहीं हुआ था। इसके बाद आता है व्यवहार या अनुभव का विज्ञान, और ये कब आया था, चौथा है आपका व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान, ये चौथा है। मानव विकास के क्रमबद्ध विकास, मनोविज्ञान के क्रमबद्ध विकास में चौथा चरण है व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया, ये कब दिया गया था, यह 20वीं शताब्दी में दिया गया था। यह 20वीं शताब्दी में दिया गया, 20वीं शताब्दी में दिया गया, ठीक है। कब दिया गया था ये, 20वीं शताब्दी में, और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही दे दिया गया था ये। और इसमें इन्होंने बताया था कि जो मनुष्य का व्यवहार होता है उसी का जो विज्ञान होता है वही क्या होता है, मनोविज्ञान होता है, ठीक है। मनुष्य के मन का व्यवहार ही क्या कहलाता है, मन का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। और ऐसा किस किस ने बताया था, तो अभी हमने यहाँ परिभाषाएं लिखी हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के हिसाब से, लिख लो। यह मैकडूगल, वाटसन, वुडवर्थ, स्कीनर, है ना, स्कीनर आदि
आदि दार्शनिकों द्वारा दिया गया है। ठीक है, इतने साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस परिभाषा को बिल्कुल सही बताया कि मनुष्य के मन का अध्ययन और व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ऐसा इन साइंटिस्टों ने बताया और ये ही मान्य है वर्तमान समय में। यही परिभाषा जो है वो सर्वमान्य मानी गई है। ठीक है, लिख लेना आप, वर्तमान में यही विज्ञान सर्वमान्य हुआ, क्योंकि इन्होंने प्रूफ दिया था, इन्होंने हर चीज का प्रूफ दिया था, इसीलिए ये वाला विज्ञान ही सबसे ज्यादा मान्य हुआ। ठीक है, हम कोई आत्मा का विज्ञान नहीं पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, हम ना ही कोई मन या मस्तिष्क का अध्ययन पढ़ते हैं, हम ना ही कोई चेतना का विज्ञान पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, हम व्यवहार और अनुभूतियों का अध्ययन करते हैं, का विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन पढ़ते हैं हम, उसकी अनुभूतियाँ, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन की सारी अनुभूतियाँ किसी ना किसी के सामने पेश करता है कि जब मैं छोटा था या छोटी थी तो मैं ऐसा था, ऐसा करता था, वैसा करता था, फिर मैं इतने साल का हुआ तो मैंने ये क्रियाएं की, फिर मैं इतने साल का हुआ तो मैंने ये क्रिया की। तो सभी अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, है ना। और उन अनुभवों में कुछ पीड़ादायक भी होते हैं, कुछ सुख वाले भी होते हैं, कुछ दुख वाले भी होते हैं, सारी चीज़ें वो शेयर कर देते हैं। तो वो जो बचपन से लेकर अभी तक की जो उनकी अवस्थाएं होती है, उसका जो व्यवहार होता है, वो सारे किसी ना किसी के सामने शेयर कर देते हैं। तो वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका व्यवहार या मन का अध्ययन कहलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं। ठीक है, और शेयर करते हैं तो फिर धीरे धीरे बात करते करते सारी बातें हम शेयर करने लग जाते हैं कि जब मैं छोटा था या छोटी थी तो मैं ऐसे करता था, वैसे करती थी, फिर वो हमारे बड़े थे, उन्होंने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया, ये सब किया, सारी चीज़ें हम शेयर करने लग जाते हैं। तो ये सारी किसके अंतर्गत आती है, यही तो है व्यवहार का अध्ययन, यही तो हम पढ़ते हैं किसमें, मनोविज्ञान में, बाल विकास में, सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड है। पूरी पृथ्वी गोल है ना, जिस तरीके से कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है, असल में पृथ्वी गोल नहीं है, गोल पृथ्वी जो है इलिप्टिकल है, या हम बोल सकते हैं कि अंडे के शेप की होती है। तो उस तरीके के पर घूम के तो एक ही जगह आएगी। ठीक है, आपके बचपन से लेकर अभी तक की जितनी भी जानकारी होगी आपके आसपास, उन सभी में क्या है, आपका मनोविज्ञान ही तो छुपा है, आपका बाल विकास छुपा है, आपका बाल मनोविज्ञान छुपा है। जब आप छोटे थे, या अगर आप किसी के पेरेंट्स हैं, अभी तैयारी कर रहे हो सकता है किसी के पेरेंट्स भी बन गए, तो अपने बच्चे में बहुत सारी क्रियाएं आपने देखी होगी, वो सारी क्रियाएं क्या है, वही तो पढ़ना है आपको बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में। और वही जो आपका बिहेवियर है, उसकी स्टडी, आपके जो हस्बैंड है या जो वाइफ है वो आपके साथ जिस तरीके से बिहेव करती है, या घर के जो अन्य सदस्य वो आपके साथ जो भी व्यवहार करते हैं, वही तो है क्या, मनोविज्ञान। तो यहीं पढ़ना है आपको, पूरी गृहस्थी में आपका मनोविज्ञान भी छुपा है और बाल विकास भी छुपा है और बाल मनोविज्ञान भी छुपा है। तो आप चीज़ों को किताबी ज्ञान से ना पढ़े, आप चीज़ों को इमेजिन करके पढ़े, प्रैक्टिकल कर करके पढ़े, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, वो बात अलग है कि अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम इसमें याद करना थोड़े मुश्किल होते हैं, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं ट्रिक के थ्रू आपको ये समझाऊँ कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन या कौन सा कथन दिया है, तो वो मैं आपको ट्रिक के हिसाब से समझाऊँ। ठीक है, जैसे अभी हम ट्रिक लेकर आए हैं आपके सामने, आम को चाव से खाए। ठीक है, अगर मानव विकास कि मनोविज्ञान के क्रमबद्ध विकास को समझना है तो आपकी ट्रिक है ये, मनोविज्ञान के क्रमबद्ध विकास की ट्रिक। और ट्रिक क्या है, देखो इधर, ट्रिक है आम को चाव से खाएं। आम को चाव मतलब मन लगाकर चाव से खाएं। ठीक है, तो आम से तो हो गया आत्मा का विज्ञान, आम से क्या हो गया, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, फिर है सॉरी, आ से आ गया आत्मा का विज्ञान, माँ से हो गया
मन मस्तिष्क का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, चाव से हो गया, चा से हो गया चेतना का विज्ञान, और व से हो गया व्यवहार, व्यवहार का विज्ञान। तो ये इसकी ट्रिक है आपको याद करने के लिए। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि मनोविज्ञान के आदि जनक कौन थे, मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन हैं, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नोट डाल के बता देती हूँ। तो ये मनोविज्ञान वाला टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम पढ़ेंगे बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। ठीक है, चलो नोट डाल के ये सारे पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। सबसे पहले बात आती है कि मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है। मनोविज्ञान के आदि जनक, आदि जनक, आदि जनक कौन है? अरस्तु। मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविज्ञान के आधुनिक जनक, मनोविज्ञान के आधुनिक। ये जरूरी नहीं है कि वर्ग 3 या वर्ग 1-2 के लिए ही जरूरी हो, ये सब्जेक्ट सीटेट में भी आपके बहुत काम का है ये मनोविज्ञान के आधुनिक जनक। शिक्षक से संबंधित जितनी भी आप परीक्षाएं दोगे सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो आप बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज ना करें। विलियम जेम्स, बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा आपको यहाँ पर अपने घर के माहौल के हिसाब से, वहीं आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिपजिंग, जर्मनी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो थी वो कहाँ स्थापित की गई थी? लिपजिंग, लिपजिंग। लिपजिंग कहाँ स्थित है? जर्मनी में। ठीक है, लिपजिंग जर्मनी। नेक्स्ट है आपका, किसके द्वारा स्थापित की गई थी? विलियम वुंट के द्वारा। विलियम वुंट के द्वारा ये स्थापित की गई थी। कब? 1879 में। कब की गई थी? 1879 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, भारत में जो प्रयोगशाला शुरू की गई थी मनोविज्ञान की, वो शुरू की गई थी कलकत्ता में। 1930 में की गई थी ये, गिजुभाई बधेगा 1930 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में। किसके द्वारा की गई थी विश्वविद्यालय में? गिजुभाई बधेका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत का बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आईएमपी मोस्ट आईएमपी है। गिजुभाई बधेका के शतक जो
बहुत प्रयास किए थे इन्होंने, सतत प्रयास के ही द्वारा प्रयोगशाला स्थापित की गई थी 1930 में कलकत्ता में। ठीक है, तो ये पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला था जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके। इसके अलावा ठीक है, बस इतना ही है आपका। इसमें 3-4 पॉइंट है जो मनोविज्ञान से रिलेटेड हैं, यही आपको पढ़ना है कि मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है, तो अरस्तु है। आधुनिक जनक कौन है, विलियम जेम्स है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी विश्व में, तो ये की गई थी जर्मनी में, जर्मनी के लिप्जिंग में 1879 में। किसके द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा। भारत में कहाँ की गई, तो 1930 में की गई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और किसके द्वारा की गई थी, गिजुभाई बदेका ने बहुत प्रयास किया था इसके लिए। ठीक है, बहुत प्रयास किया था, उसके बाद ही ये प्रयोगशाला शुरू हुई थी। तो ये कंप्लीट हो गया है। और यहीं बाल विकास का भी पूछ लिया जाता है कि बाल विकास का सबसे पहले जो शुरू किया गया था, बाल विकास की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी, गिजुभाई बदेका के द्वारा ही की गई थी। तो मैंने मनोविज्ञान इसीलिए पहले पढ़ाया है क्योंकि मनोविज्ञान के द्वारा ही हम बाल विकास को समझ सकते हैं या बाल मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। तो ये मनोविज्ञान वाला जितना भी टॉपिक था ये आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाल मनोविज्ञान नहीं, मनोविज्ञान पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या पढ़ा है हमने, तो मनोविज्ञान की हमने परिभाषाएं पढ़ी है कि मन का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। और ये इंग्लिश में जो है साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी जो है ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। साइकी प्लस लोगस, साइकी मीन्स होता है आत्मा और लोगस मीन्स होता है अध्ययन। आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। फिर हमने मनोविज्ञान के क्रमबद्ध विकास पढ़े जिसमें हमने 4 चरण पढ़े, आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, और क्या पढ़ा हमने, मन मस्तिष्क का विज्ञान, और क्या पढ़ा, चेतना का विज्ञान, और चौथा हमने पढ़ा क्या, व्यवहार का। ठीक है, इनमें से ये जो शुरुआत के 3 थे ये फ्लॉप हो गए थे, बचा था केवल एक। ठीक है, शुरुआत के 3 फ्लॉप हो गए थे, बचा था केवल एक बचा था। ठीक है, ऐसे करूंगे तो कुछ गलत समझोगे। एक ही बचा था जिसका नाम था व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान, और यही वर्तमान में सर्वमान्य है। सारे साइंटिस्ट जो है इसी को मानते हैं ज़्यादा और इसी को मनोविज्ञान समझते हैं। फिर हमने मनोविज्ञान की बेसिक सी जानकारी देख ली कि उसके जनक कौन है, आदि जनक कौन है, ये सारी चीज़ें। अब हम कल से पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में। कल मैं आपको बाल विकास और बाल मनोविज्ञान दोनों में डिफरेंस बता दूंगी, साथ में हम इसकी कुछ बेसिक सी जानकारी यानी कि जो इसका इतिहास रहा है उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर हम आगे की यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है, वैसे फर्स्ट यूनिट में यही है, बाल विकास का पूरा इतिहास है और साथ में इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी हैं। फिर हम उसमें गर्भावस्था वगैरह सारी चीज़ें बहुत आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो बिल्कुल इंटरेस्ट से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हम बिल्कुल आपके जो भी आपके क्वेश्चन है उसके जो भी डाउट है आपकी सॉल्यूशन हम ज़रूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।